हर एक बात पे कहते हो तुम कि तुम क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू। बड़ा गजब का दौर है साहब, इधर देखो उधर शोर है, कोलाहल है। इस शोर और कोलाहल में कुछ जरूरी बातें छूट जा रही हैं। कि मैं राजनीतिक कारण से यहाँ नहीं हूँ, अपने दिल से मजबूर हूँ, इसलिए यहाँ हूँ। तो एक वाक्य आपको सुना देता हूँ। एक दिन हम पार्लियामेंट में, कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट्री ऑफिस में थे। लीडर अपोजिशन राहुल जी उस वक्त लीडर अपोजिशन नहीं थे, और हम लोगों के सीनियर और सीपीआईएम के मरहूम सीताराम येचुरी साहब जनरल सेक्रेटरी थे, वो आए थे। तो हम तीनों एक साथ खड़े। तो राहुल जी ने कहा कि सीता, आई हैव टुक वन ऑफ योर कॉमरेड। तो सीताराम येचुरी ने बहुत शानदार जवाब दिया। सीताराम ने कहा कि क्या तेरा क्या मेरा, इस लड़ाई में अब हम सब लोग एक ही नाव पर सवार हैं। इसको कहते हैं नॉन सेक्टेरियन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। अगर अपनी सिर्फ दुकान चलानी है तब तो अपना खोल करके बैठे रहिए, लेकिन अगर देश बचानी है तो एक बात समझना पड़ेगा कि आज लड़ाई क्या है। और मैं कभी भी आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोलता हूं, लेकिन कभी भी आरएसएस बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं। दीदी के खिलाफ भी नहीं बोलता हूं, नीतीश जी के खिलाफ भी नहीं बोलता हूं, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी नहीं बोलता हूं। पता है क्यों? रिमोट जिसके हाथ में है ना, उससे लड़ना चाहिए। बिना मतलब का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बंगाल के लोग ये बात बखूबी समझते हैं कि दीदी से होगा नहीं और मोदी चलेगा नहीं। दीदी से होवे ना, मोदी चलवे ना। ऐसे में बंगाल की जो हिस्ट्री है, बंगाल का जो पॉलिटिक्स है और बंगाल का जो सिचुएशन है, उसको इस देश की सियासत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सीए एनआरसी पूरे देश के लिए बाद में आया, बंगाल के लिए पहले आया है। आपको लग रहा होगा कि एसआईआर बिहार में आया है, यह संयोग है। एसआईआर बिहार में आया है, यह संयोग है। एसआईआर बंगाल में आएगा, यह भाजपा का प्रयोग है। इस बात को समझ लीजिए। सही बात बोल रहे हैं। इस बात की सियासत गंभीरता को जो समझते हैं, वो समझते हैं कि बंगाल की स्थिति क्या है और भाजपा इतनी बेचैन क्यों है। भाजपा इतनी बेचैन इसलिए है कि उसको मालूम है कि लोग दीदी से थक रहे हैं। पिछली बार भी मोदी को बंगाल नहीं आने देना है, इसीलिए दीदी को वोट दे दिया। ये सच्चाई है। बोलिए हम झूठ बोल रहे हैं? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वापस चले जाएंगे। सही बात। मोदी को नहीं आने देना है, इसलिए वोट दे दिया। लेकिन बंगाल के लोग थक रहे हैं इस बात से, और बंगाल के लोग अपनी राजनीतिक स्थिति को समझ रहे हैं। बंगाल के लोग ये बखूबी समझ रहे हैं कि कैसे हमारे धर्म में घुसा जा रहा है। जो त्योहार आज तक बंगाल के इतिहास में नहीं मनाया गया, संयोग से अभी मैं गुरुदेव की लिखी हुई किताब गोड़ा पढ़ रहा हूँ, 150 पेज पढ़ा हूँ, उसके सारे पात्रों को देख रहा हूँ, हर चीज की चर्चा है उसमें। लेकिन कहीं भी उस पूरे किताब में रामनवमी उत्सव का चर्चा नहीं है। एकदम सही है। सब कुछ का चर्चा है। आप कोई भी लिटरेचर उठा करके पढ़ लीजिए, बंगाल का इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, कोई आंदोलन उठा करके पढ़ लीजिए। मैं इससे पहले तुलसीराम जी की किताब मुर्दैया पढ़ा था, उसमें भी जो बंगाल की चर्चा है, उसमें ये नए त्योहारों के बारे में कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। तो बंगाल के धर्म में घुस रहे हैं, बंगाल के लोगों के जीवन जीने के तरीकों में घुस रहे हैं, और बंगाल की गलियों को, घरों को, दुकानों को, बाजारों को, मोहल्लों को, टोलों को और शहरों को आपस में बांट रहे हैं। उनको मालूम है
कि अगर पूरे देश में राजनीति करनी है, ये अमीर साहब इस दर्द को बखूबी समझते हैं कि आपके नाम पर पूरे देश में वोट मांगा जाता है, कश्मीर के नाम पर पूरे देश में वोट मांगा जाता है। और आप पिछले 11 साल में ये देखे होंगे कि भाजपा बंगाल के नाम पर पूरे देश में वोट मांगना चाहती है। जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो ऑफिशियली एक दो नौकरशाहों ने, ब्यूरोक्रेट ने कहा कि बांग्लादेश के लोग बिहार में पाए गए हैं। अब बोल तो कौन बेवकूफ है जो बिहार आया है, बताइए ना। हिंदी फिल्म में गाना बजता था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो लोग काम करने के लिए बिहार से बंगाल आते थे। सैया गए कलकत्ता ये सजनी है। अभी कौन ऐसा बांग्लादेश का बुड़बक है जो बांग्लादेश छोड़ करके बिहार चला गया है? बिहार का लोग पूरी दुनिया में जा रहा है। अभी कैसा बांग्लादेश का लोग है जो पूरा दुनिया छोड़ करके बिहार चला गया है? आप ये बात समझ रहे हैं? ये बात कहां से चलनी शुरू हुई? ये बात कलकत्ते से चलना शुरू हुई। बार बार ये बोला गया कि घुसपैठिए घुस आए हैं। अच्छा, घुसपैठिए कैसे घुस आए हैं? घुसपैठिए क्या ड्रोन है? घुसपैठिए ब्लूटूथ से डाउनलोड हो जा रहे हैं? घुसपैठिए टिकटॉक के वीडियो हैं, कहीं से भी बनेगा और कहीं भी चलना शुरू हो जाएगा? इस देश में सीमा नहीं है, इस देश में पुलिस नहीं है, क्या इस देश में सेना नहीं है? और अगर घुस जा रहे हैं तो गृह मंत्री क्या कर रहा है? बेटा का क्रिकेट खिलवा रहा है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखना किसका काम है? राहुल गांधी का? कांग्रेस पार्टी का? शुभंकर साहब कल से चले जाएं झंडा लेकर के। किसका काम है? आखिर ये बोला क्यों जाता है? ये बोला इसलिए जाता है ना ताकि इस देश की आवाम के दिमाग में ये डाला जा सके कि तुमको जो नौकरी नहीं मिल रहा है ना, ये नौकरी कोई और ले ले रहा है। ये जो देख रहे हो तुम, इतना भीड़ है बस में, ट्रेन में, हर गली में इतना मारा मारी है, ये सब बाहर के लोग आ गए। तुम जो गरीब हो वो बाहर के लोगों की वजह से है। या जो पेपर की चोरी हो रही है, सामान महंगा हो रहा है, दूध टाइम पे नहीं मिल रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है, ये सब बाहर के लोग आकर के करते हैं। और ये नफरत की राजनीति कोई नई नहीं है, ये नफरत की राजनीति बहुत पुरानी है। और यही नफरत की राजनीति ये बंगाल के नाम पर पूरे देश में करना चाहते हैं। आप कुछ भी लिखिए, नीचे से कमेंट करेगा भाजपा का समर्थक, आप मालदा पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई हम डालडा का दाम पूछ रहे हैं, तुम मालदा पे पूछ रहे हो। ये जो होता है, इसको मालूम है कि बंगाल की जो डेमोग्राफी है, बंगाल का जो बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है और बंगाल के विभाजन की जो हिस्ट्री है, उस नफरत की राजनीति के लिए इस सरजमी को अपने कब्जे में लाना, अपने झंडे के नीचे लाना जरूरी है। इसीलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर भाजपा बंगाल में कैसे घुसपैठ करे। और इस बात को जो लोग समझते हैं उनको ये सियासी चैलेंज भी समझना पड़ेगा कि सीएए का सारा झमेला बंगाल में क्यों शुरू हुआ। और हम आपको आगाह कर रहे हैं कि एसआईआर का सारा झमेला भी बंगाल में शुरू होगा। और एसआईआर को लेकर के जो हकीकत नासिर साहब ने आपको बताई कि असली मसला क्या है, गृह मंत्री बोलते हैं ना क्रोनोलॉजी समझिए, तो आप भी इनके सरकार की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, याद कीजिए, और मैं बात ये याद दिलाना चाहता हूं, इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं, जब एक आदमी आज कांग्रेस पार्टी ये कह करके ज्वाइन कर रहा है कि इस देश को अगर बचाना है तो राहुल गांधी के लीडरशिप को एक्सेप्ट करना। याद कीजिए 2014 से पहले देश में एक आंदोलन हो रहा था। आंदोलन का नाम क्या था? अन्ना आंदोलन, याद है ना? अन्ना। हम जवान थे, सो गए, हम जवान थे, इश्क करने की उम्र थी और क्रांति से कुछ ज्यादा ही इश्क होता था। वो फैज लिखते हैं ना, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे,
जो इसको काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, फिर तंग आकर एक दिन दोनों को अधूरा छोड़ दिया। उस रोमांटिक उम्र में जब ये कहता था ना कोई कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे भ्रष्ट नेताओं को जो है उनका घर तोड़ देना चाहिए, उनका गाड़ी तोड़ देना चाहिए, पार्लियामेंट पे अटैक कर देना चाहिए, सुनने में अच्छा लगता है। अभी हम लोगों ने देखा कि नेपाल में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ। वो जब हो रहा था तो नफरत थी कांग्रेस की सरकार के प्रति, कांग्रेस के मंत्रियों के प्रति नफरत था नौजवानों के मन में। और सपना क्या दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस खराब है, और सपना दिखाया जा रहा था कि एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, सारा काला धन जो स्विस बैंक में जमा है वो लाया जाएगा भारत, और एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं तो आपके घर में 75 लाख रुपया पहुंचेगा। किसानों को उनके फसल का दाम डबल मिलेगा, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा, हर लोगों को पक्का मकान मिलेगा, घर मिलेगा। याद है वो सब वादा? पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलने लगेगा, गैस सिलेंडर 500 रुपए लीटर मिलने लगेगा। पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए लीटर मिल रहा है। 1 लाख लोगों को भी हर साल नौकरी नहीं मिल रही है। किसानों के फसल का दाम तो छोड़ दीजिए, जो किसान 1 घंटे में 1 आत्महत्या करते थे, 1 घंटे में अब 2 आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई की हालत यह है कि हर चीज का दाम दुगना हो गया है। और भ्रष्टाचारियों का हालत यह है कि जब तक कांग्रेस में तो भ्रष्ट थे, और जब से भाजपा आ गए हैं तो देशभक्त हो गए। इनकलाब जिंदाबाद। ये हम अपने आंखों के सामने होते हुए देखे, और तब लग रहा था कि ये बस सरकार बदली है। सरकार नहीं बदली थी, सोच बदली थी। सरकार नहीं बदली थी, विचार बदला था। सरकार नहीं बदली थी, इतिहास का किताब बदलने की साजिश रची गई थी। लेकिन इन मूर्खों को कोई समझाए, इतिहास के किताब बदल देने से इतिहास नहीं बदलता है। वक्त लगता है, लेकिन सच झूठ के किसी भी बादल को चीर करके सामने खड़ा हो जाता है। और सच आज हमारे सामने है। और सच ये है कि जिन्होंने इस देश की आजादी के साथ गद्दारी की, जिन्होंने इस देश के संघर्ष के साथ गद्दारी की, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की हत्या की, नेहरू को गाली गलौज किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के इतिहास को मिटाने की कोशिश की, अशफाक और बिस्मिल की विरासत को उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की। वह जो अंग्रेजों की चापलूसी और दलाली किया करते थे, जासूसी किया करते थे, वो आज चाय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आज यह बात बिल्कुल आमने सामने समझ में आने लगी है कि तब की लड़ाई घोड़ों से थी, आज की लड़ाई जोड़ों से है।